इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है उदय शंकर जी, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारी रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं, और आज ये हमारे स्टूडियो में आए हैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने के लिए। वो खुलासा क्या है, खुद इनसे ही जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो। धन्यवाद। और सवाल यही रहेगा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में आप बता रहे हैं, भ्रष्टाचार के बारे में आप बता रहे हैं, तो आपने वहां ज्वाइन कब किया और आपको कैसे पता चला कि इस कंपनी में इतना बड़ा स्कैम हो रहा है? मैम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हम एज ऑफिसर ट्रेनी ज्वाइन किए थे जी। 9 मई 1988 में एज ऑफिसर ट्रेनी मुंबई में। वहाँ हमारा 3 महीने का ऑन द जॉब ट्रेनिंग डिफरेंट लोकेशंस में हुआ। फिर हमारी पोस्टिंग बड़ौदा में एज ऑफिसर ट्रेनी सेल्स हुआ, जहाँ हम 2.5 साल रहे। फिर हम नागपुर आए, नागपुर में 3.25 साल रहे। फिर कुछ दिन बम्बई रहे, उसके बाद दिल्ली आ गए। दिल्ली में हम अपने काम से जुड़े रहे, लेकिन फिर बीच में हमारा पोस्टिंग ऑयल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के तहत आता है, वहाँ हम विजिलेंस में गए। हम काफ़ी इंक्वायरी के लिए जाते थे हर जगह में। डिफरेंट लोकेशंस में जाने के बाद हमको मालूम चलने लगा कि हाँ कहाँ क्या गड़बड़ी है जी। तो उन सबको हम उजागर करते रहे। जब हम विजिलेंस में आए तो हमने सबसे पहले हम डीजल स्कैम को उजागर किए कि कैसे डीजल स्कैम कैसे हो रहा था और कितना गवर्नमेंट को चूना लग रहा था। इसी बीच में मिनिस्ट्री ने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जिसको हम एंटी अडल्टरेशन सेल बोलते थे जी। और उसमें हमारा एक योगदान था कि हम हेडक्वार्टर में रहे और हम डायरेक्टर जनरल जो थे एंटी अडल्टरेशन सेल के, उनको रिपोर्टिंग था मेरा। उन्होंने हमको काम करने का फ्रीडम दिया क्योंकि हम काफ़ी कुछ उनको इन्फॉर्मेशन देते थे, इन्फॉर्मेशन आता था और हम उसको एग्जीक्यूट करते थे और पूरा फैक्ट्स ला कर देते थे। करीब 700 इन्वेस्टिगेशन हमने किए होंगे अपने टेन्योर में एंटी अडल्टरेशन सेल में जब हम थे, और उस दौरान काफ़ी कुछ हमने देखा कि कैसे क्या क्या गड़बड़ी होती है, कहाँ गवर्नमेंट को नुकसान होता है। और एक आर्टिकल भी आया था उस समय कि कैसे हमने अपने इन्वेस्टिगेशन को जो सामने जाहिर किए थे तो कैसे गवर्नमेंट को हजारों करोड़ का नुकसान होता था इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, कस्टम, डिफरेंट जो भी गवर्नमेंट का टैक्स का सिस्टम था। फिर बड़े बड़े लोगों से पंगा लेने का हमको एक खामियाजा भुगतना पड़ा कि मेरे सीबीआई रेड हुआ। अच्छा, बड़े बड़े कौन लोग सर? कौन बड़े बड़े? कुछ नाम मत पूछिए, नाम अभी तो नहीं बता सकते हैं। अच्छा। लेकिन वक्त आने पर मतलब अच्छी पोस्ट पे हैं आज के टाइम में वो? ये बहुत बड़े लोग हैं। उनसे उनके सामने हम कुछ भी नहीं है। अच्छा। आज ले तो शायद कल हम रहे न रहे मालूम नहीं। अच्छा, इतने बड़े पोस्ट पे हैं? पोस्ट पे नहीं है लेकिन अच्छा। इतने बड़े लोग हैं। अच्छा। तो आज के दिन हम अभी कुछ उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम में आए तो हम अपने ऑफिसर एसोसिएशन से बहुत जुड़े रहे 1995 ऑनवर्ड्स। जी। 2013-14 तक तो हम अपना केस में इतना बिजी रहे, सीबीआई इतना बिजी कर दी कि बाकी चीज़ के लिए हमको फुर्सत नहीं होता था। किस चीज़ के लिए सीबीआई ने आपके पास रेड की? सीबीआई ने बोला कि तुमने पैसे लिए हैं, लेकिन पैसे किस काम के लिए लिए, किससे लिए, तो कुछ उनके पास मालूम नहीं था। अच्छा। तो जजमेंट है, आप पढ़ लीजिए जजमेंट, आपको सारा उसमें डिटेल पता चल जाएगी। आपके पास तो उसकी कॉपी होगी? दे देंगे आपको जजमेंट की कॉपी। सर, ये तो आपने अपनी लाइफ जर्नी हमें बता दी कि किस किस पड़ाव से होकर आपकी जर्नी अभी तक यहाँ तक बीती है। मुंबई, बड़ौदा, फिर नागपुर, फिर मुंबई, फिर दिल्ली, इतने सारे लोगों के बीच रहना, इतने सारे लोगों के बीच काम करना। तो अब थोड़ा मुद्दे पे आते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के में स्कैम की बात आप कर रहे थे, और एक नहीं काफ़ी सारे स्कैम की बात आप कर रहे थे, तो हम वो जानना चाहेंगे कि वो किस लेवल का स्कैम है और किस स्तर पर हो रहा है। देखिए, छोटे मोटे चीज़ का तो हम बात ही नहीं करेंगे जी। हम बड़े स्कैम पे बात करेंगे जी। बड़ा स्कैम है जिसमें भारत सरकार दूसरे डिपार्टमेंट से एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर, जिसको हम सीवीओ भी अपनी कंपनी में शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, जी। उनको अपॉइंट किया जाता है। हमारे यहाँ जितने सीवीओ आए वो सिर्फ फैसिलिटी यूज़ करते रहे, अपना पर्सनल बेनिफिट देखते रहे, अपना जितना
फ़ायदा उठा सकते थे अपने पर्सनल इसमें, उन्होंने उठाया। लेकिन कंपनी में जो भी करप्शन का इशू उनको देखना था, कभी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया। कितने मुद्दे बताएं आपको। हम शुरू करते हैं सबसे पहले बॉम्बे रिफाइनरी से। बॉम्बे रिफाइनरी में एक कूलिंग टावर होता है जो बहुत कॉस्ट मतलब उसमें लगता है बनाने में, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ उसमें लग जाते हैं। ठीक है मैम। अभी हमारे यहाँ एक बना था जो काम भी नहीं कर रहा है प्रॉपरली ढंग से, आज तक नहीं, 2017 में कमीशन हुआ। इसके बाद हमने इस चीज़ को अपने चेयरमैन को भी नोटिस में लाए, सीनियर विजिलेंस को भी नोटिस में लाए, इवन मिनिस्ट्री में भी नोटिस में लाए, सीवीसी के नोटिस में लाए, लेकिन कहीं से हमको किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिला। इतना ही नहीं, फिर हमने, आप सुने होंगे 2021 में ही 17 मार्च को हमने लिखा था, 17 या 21 मार्च को हमने चेयरमैन को मेल भेजा ऑफिशियल मेल से, और चेयरमैन को ऑफिशियल मेल पर कि भाई कितनी गड़बड़ी हो रही है विशाखापट्टनम रिफाइनरी में, जो हमारा दूसरा रिफाइनरी है। जी जी जी। उसके बारे में उनको बताए, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा। और वहाँ भी आग लगा। ये तो भगवान का मतलब शुक्रिया है कि किसी आदमी को कोई क्षति नहीं हुआ। इसका प्रूफ ये है कि एनजीटी के लोग वहाँ जब इन्वेस्टिगेशन करने गए, उन्होंने 26 लाख रुपया हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ऊपर फाइन किया, उनके इस नेग्लिजेंस के लिए 26 लाख का फाइन हुआ। ये 26 लाख का फाइन क्यों कोई दे? क्यों चेयरमैन, जो उस समय के चेयरमैन थे या जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर थे जिनको हमने बताया, क्यों नहीं उनसे रिकवर किया जाए? ये पब्लिक मनी का है, ये पब्लिक मनी है, किसी का इंडिविजुअल उनका घर का नहीं है। अगर उनके घर में 1 रुपए का सामान नुकसान हो जाए तो हंगामा मचा देते हैं। और चूंकि ये पब्लिक मनी है तो किसी को पड़ी नहीं है, भाई 26 लाख रुपया दे दो, क्या जाता है, उनका तो अपना खुद का है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हम उसके बाद और भी कुछ आपको बताना चाहेंगे। तो सर नहीं, आगे हम शुरुआत करने से पहले सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा कि आप कह रहे हैं कि हमने मेल भी किया ऊपर के लेवल तक, हाँ, भी कॉपी हम दिखा देंगे, इस चीज की खबर पहुंचाई गई। हाँ। तो क्या इस जो उस वहां पे जो स्कैम हुआ, क्या उसमें सीनियर लेवल तक के जो ऑफिसर्स थे वो भी? जूनियर ऑफिसर का क्या बेचारे का कोई औकात नहीं होता है, इसमें सारे सीनियर। बम्बई रिफाइन जो हमारे कंपनी के डायरेक्टर रिफाइनरीज हैं, वो तो कभी विजिट ही नहीं करते थे। वो तो सिर्फ अपना गाना गाने के लिए जाते थे, और सिर्फ उनको गाने का शौक था। लोग सुने, पार्टी में ले जा रहे हैं, इधर खर्च कर रहे हैं। तो कुछ अमाउंट ऐसा मतलब मैम, ये तो लाखों में ऐसा इस तरह के पार्टीज और पिकनिक और ट्रेनिंग के नाम पर किया जाता है। इसकी तो सीबीआई इंक्वायरी, हमने सीबीआई को भी कंप्लेंट दिखा, कोई नहीं सुनता है इस जगह में। जी। सब लोग पता है, मतलब इतनी दिलेरी के साथ वो इतना बड़ा बड़ा स्कैम कर रहे हैं, क्यों? कभी किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई। अच्छा। हर आदमी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी बोलने का, भाई मेरा प्रमोशन नहीं होगा, हमको तंग करेंगे, हमको परेशान तो करेंगे। आप ही को क्यों? हमको तंग किया गया, हम इस चीज़ के हम तो इशू उठाएंगे ही। पब्लिक मनी को आप अगर लेकिन सर कई बार ऐसा भी तो कहा जाता है ना कि जैसे अगर आप आवाज़ उठा रहे हैं, इतने सारे एम्प्लॉयज़ में से, अधिकारियों में से अगर आप आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो तो ये भी इल्जाम लगा सकते हैं कि जो इन्होंने डिमांड की वो हम नहीं दे पाए। बताओ कौन सा डिमांड हमने किया? हमने तो एक ही डिमांड किया कि भाई हमारा केस हम जीत चुके हैं, हमको आप प्रमोशन दो। आप करप्ट लोगों को प्रमोशन दे जा रहे हो। और मैंने लिस्ट दिया कि करप्शन का क्या चीज़ है जी, और क्या क्या करप्शन इश्यू हम सबने लिस्ट दिए उसका। अच्छा, यानी ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है, जो उनके कहने पर चलेगा या जो वो कर रहे हैं वैसा ही करेगा तो प्रमोशन होगा, अदरवाइज नहीं। ऐसा है कि आज के दिन में जो भी हमको काम दिया गया, मेरे काम में कोई कमी निकाल के दिखाएं, या हमने कोई गलत काम किया हो तो देखें। मेरा करियर शुरू का देखिए कि हमको फास्ट प्रमोशन मिला। हमारा कोई गॉडफादर नहीं इस कंपनी में। हम अपने मेहनत, अपने ईमानदारी के कारण आज हम जो भी बने इस कंपनी में। जी, 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 हमने कभी कोई बोल दे कि हाँ उदय शंकर को हमने गिफ्ट दिया, उदय शंकर ने कुछ मांगा मेरे से, मेरा कोई शौक नहीं है। हमारी बड़ी सादी जिंदगी है, हम चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, हमको किसी चीज़ का हमारा फालतू का खर्च है। सर आपके तो ब्लड में ही ईमानदारी है। आपके बड़े भाई खुद बहुत दिग्गज ईमानदार ऑफिसर रह चुके हैं। उनका तो नाम इतिहासों में लिया जाएगा। मुंबई में मार्ग भी उनके नाम पर बना हुआ है, तो हम चौक भी उनके नाम पर जो है वो बना हुआ है। तो प्रेरणा क्या वही हम मान सकते हैं आपके? हाँ मैम, देखिए प्रेरणा हमको परिवार से ही मिलता रहा है। ईमानदारी से ज़िंदगी जियो, शान से जियो, सर उठाकर जीना है तो ईमानदारी से जियो। किसी का क्यों हम किसी से मांगे, क्यों डिमांड करें? हम वो डिमांड करते हैं जो मेरा हक बनता है। हम वो डिमांड नहीं करते हैं जिसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है, जिसमें मेरा हक नहीं है। अपने हक के लिए लड़ना हमारा मतलब फंडामेंटल राइट है। जी
सर ये तो पहले घोटाले की बात हो गई है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने 2 घोटाला आपको बताया, एक जी, बॉम्बे रिफाइनरी, एक तीसरा बड़ा घोटाला होता है जी कि कैसे सीवीओ बड़े बड़े अधिकारियों को बचाते हैं जहां लोग करोड़ों की घोटाला करते हैं। एक पेट्रोल पंप का एक एडवर्टीजमेंट निकला था करीब 2010-12 के बीच में, गुड़गांव और पानीपत के अंदर में। तो उसमें काफ़ी पैसे की डिमांड किए गए। अच्छा। और उसी में से जिनको नहीं मिला होगा उन्होंने कंप्लेंट किया विजिलेंस में। जी। विजिलेंस की इंक्वायरी की गई, वहाँ का एक अधिकारी को इन्होंने पनिश कर दिया। जी। बाकी एक और जो सीनियर अधिकारी थे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए थे, तो उनके अगेंस्ट भी सीबीओ को रिपोर्ट में आ रहा था कि वो भी इन्वॉल्व है इसमें। जी। तो हमारे उस समय के चेयरमैन सीबीओ से मिलकर बोले कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर 2 अधिकारी, सीनियर अधिकारी की टीम बनी जो उस अधिकारी का इन्वेस्टिगेशन किए। जी। और इन्वेस्टिगेशन में उनको क्लीन चिट दिया गया। तो ऐसे तो हम, और वो रिपोर्ट जो बना था वो सीवीसी को सबमिट नहीं किया गया। अच्छा। सीबीओ द्वारा, जो कि हर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बारे में सीवीसी को देना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो सीबीओ आता है हमारा वो सीवीसी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जी। उनको वो रिप्रेजेंट करता है सीवीसी को, और उसका हमारे कंपनी से कोई ये चीज़ नहीं है। फंक्शनली वो हमारे चेयरमैन को रिपोर्ट करता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली सॉरी, बट फंक्शनली वो सीवीसी को रिपोर्ट करता है। जी। लेकिन कोई कुछ नहीं किया। एक वो उसमें एक हमारे चीफ विजिलेंस ऑफिसर उस समय हुआ करते थे श्री एस.एन. मिश्रा, जो कि इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर थे। वो हमारे यहाँ चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनकर आए। कंपनी ने उनको बहुत आलीशान मकान दिया हार्ट ऑफ द सिटी में रहने के लिए। 2014 में उनका तबादला हो गया एज चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स थाने, लेकिन वो कंपनी के मकान में रहे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मकान में रहे। 13 जनवरी 2017 तक, मतलब पौने 3 साल वो हमारी कंपनी के घर में रहे, जो कि वो इंटाइटल नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस जगह का किराया देखिए तो 2-2.5 लाख रुपया पर मंथ होता है। जी। तो क्या हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने उतने दिनों का पैसा उनसे लिया किराए के रूप में या नहीं लिया? हाँ, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जितने घोटाले को वो दबा सकते थे उन्होंने दबाया। इस एवज में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने उनको ब्राइब के रूप में वो घर दिया रहने के लिए। इट अ केस ऑफ ब्राइब। और हमने इस चीज़ को उजागर करना है। ये कागज़ मेरे पास, डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है, हम आपको दिखाएंगे और हम FIR भी करेंगे उन अधिकारियों के अगेंस्ट जिन्होंने इस चीज़ को किया। हाँ, पहले उसमें पहले चेयरमैन ने उसको पहले उनको रहने का परमिशन दिया। उसके बाद दूसरे चेयरमैन आए मिस्टर M.K. सुराना, जिनके टाइम में ये घोटाला, रिफाइनरी का घोटाला वाला बात हमने किया, जिनके सामने बताया। उन्होंने भी उस घोटाले, उस सीबीओ को घर खाली करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि उनको ही मालूम था कि वो भी घोटाले में लिप्त हैं, तो वो कैसे करें। जी। तीसरा, तो उनके टेन्योर में भी ये रहे। दूसरे चेयरमैन ने उनको घर दिया रहने के लिए, उनके टेन्योर में भी रहे। कैसे दिया गया घर उनको? हमारी कंपनी की पॉलिसी बोलती है कि अगर आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है तो विदिन 2 मंथ्स आपको घर खाली करना है। अगर आप उससे ज़्यादा रहते हैं तो 2 महीने के लिए कंपनी आपको परमिशन देती है रहने के लिए, और उस 2 महीने में कंपनी आपसे 10% ऑफ योर बेसिक लेती है। उतना छोड़ दीजिए, अगर कोई अधिकारी का डेथ हो जाता है तो उस केस में भी कंपनी 2 महीने के लिए उसको रहने के लिए देती है, और उससे वो 10% बेसिक का लेती है। उस अधिकारी का जो भी सैलरी होता है उसका 10% लेती है, जबकि अधिकारी का डेथ हो चुका है, बेचारा इतना साल इस कंपनी को दे चुका है। और ये तो सीबीओ 2 साल 4 साल के लिए आते हैं, जो अपनी पूरी अय्याशी करते, पूरी फ़ायदा उठाते हैं कंपनी का, अपना घूमना फिरना जो भी चीज़ है, बड़े बड़े होटलों में रहना, परिवार को घुमाना। आप इन सबको इन्वेस्टिगेशन हो तो पता चलेगा कि इन पे कितनी खर्च होती है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस्तेमाल करना, अपने लिए अलग, परिवार के लिए, सारा चीज़ अगर निकाला जाए, अगर ढंग से इन्वेस्टिगेशन की जाए तो सब पता चलेगा कि हाँ ये लोग क्या किया और कितने पब्लिक मनी को इन्होंने चूना लगाया है, इन्होंने लूटा है। इस इन्वेस्टिगेशन को इन्होंने पेट्रोल पंप का जो घोटाला है गुड़गांव और इसका पानीपत का, उसको देखा जाए
तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा घोटाले होने के बावजूद भी कैसे ये लोग को प्रमोशन दे रहा है। आज वो अधिकारी चीफ जनरल मैनेजर बन गया रिटेल का, जिसको कि लिखा हुआ था कि इसको कोई भी इम्पोर्टेंट असाइनमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस समय के डायरेक्टर मार्केटिंग जो थे हमारे श्री राकेश मिश्री जी, जो खुद ही बहुत करप्ट आदमी है, उनके ही बदौलत वो अधिकारी आज यहाँ तक पहुँच गया। जी, तो जैसा कि आप सुन ही रहे हैं, शंकर जी ने एक पूरी फहरिस्त घोटालों की जो है वो रख दी, और अभी भी कुछ बाकी है, अभी तो थोड़े ही हैं, अभी तो पूरी और लिस्ट जो है वो बहुत लंबी लिस्ट लेकर आज सर हमारे पास आए हैं। और ये जो करप्शन की बात आज की जा रही है, ये किसी हवा में नहीं की जा रही है, और हमने भी स्टूडियो में इन्हें इसीलिए बुलाया है, क्योंकि इनके पास सभी के पुख्ता सबूत है, और जिन जिन अधिकारियों के नाम ऑन कैमरा लिए जा रहे हैं उनके नाम, उनके खिलाफ भी सबूत है। अगर नाम लिए जा रहे हैं और किसी ऑफिसर को करप्ट कहा जा रहा है तो इसके भी पुख्ता सबूत सर के पास हैं। आगे बहुत सारे सर ने जो घोटाले हैं वो बता दिए हैं, और काफ़ी अच्छे लेवल पे किए जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है वो जो जनता के, आम जनता के पैसे हैं जो जनता टैक्स के रूप में भरती है, वो किस तरीके से मिसयूज़ हो रहे हैं उसका खुलासा लगातार किया जा रहा है। तो और आगे सर से बात करते हैं। सर अभी देखिए, हम अभी आपको एक इंस्टेंस बताते हैं कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो हैं वो वही एंटाइटलमेंट है उनका जो उनका पेरेंट कैडर में है जी। जो उनका पेरेंट कैडर में ले सकते हैं वो वही ले सकते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान पेट्रोलियम में एक हेड है जिसको बोलते हैं बिजनेस एक्सपेंस। बिजनेस एक्सपेंस के बारे में अगर आप कंपनी से मांगेंगे कि हाँ इसका आप हमको सर्कुलर दे दो कि कौन से सर्कुलर के तहत आप इस चीज़ को देते हो, वो सर्कुलर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। सीवीओ को दिया जाता है, और उन्होंने पार्लियामेंट में एक अंक दिया है, लिखित दिया है पार्लियामेंट में कि अब तक उन्होंने 9 लाख से 9 लाख 9.5 लाख के आसपास सीवीओ बिजनेस एक्सपेंस में पैसा ले चुका है। कौन सा बिजनेस डिस्कशन के लिए सीवीओ जाता है, किस बिजनेस के लिए वो सीवीओ पैसे लेता है, वो एंटाइटल नहीं है। ये कंपनी उसको ब्राइब देती है, और इस केस में ब्राइब का केस लेना और ब्राइब देने का केस बनना चाहिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम मैनेजमेंट और सीवीओ के अगेंस्ट में। ये ब्राइब का केस है। आप बहुत बड़ा ब्राइब है ये, आप समझिए, लाखों रुपए आप दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो? जी जी जी। आप सीवीओ को स्टाफ कार के रूप में एसयूवी अलाउड नहीं है। लेकिन तो उन्होंने सर बताया भी तो होगा ना कि हम यहाँ खर्च करेंगे, यहाँ खर्च करेंगे। उनको खर्च करने के लिए है ही नहीं, वो तो वो एक्स्ट्रा को या फिर दिवाली का बोनस ही समझ बोनस के, वो तो बोनस के लिए वो इंटाइटल नहीं है सीवीओ जी, किसी के लिए नहीं है बोनस के लिए। कंपनी में बोनस किसको मिलता है? बोनस मिलता है वर्कर्स को जो नॉन मैनेजमेंट कैटेगरी होते हैं। ऑफिसर्स को मिलता है प्रोडक्टिविटी इंसेंटिव। आप जो प्रॉफिट रिलेटेड जितना प्रॉफिट होता है उस हिसाब से जो डीपी गाइडलाइन है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज जो उसने गाइडलाइन दिया है उसके तहत मिलता है। दैट टू ओनली टू HPCL एम्प्लॉइज, नॉट द पर्सन हु हैज कम फ्रॉम हु हैज कम ऑन डेपुटेशन। तो डेपुटेशन वाले को एंटाइटल ही नहीं, वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है। ये हमारे सीवीओ साहब तो सिर्फ लूटने में पड़े हैं कि कैसे कैसे पैसा हम, तो कंपनी और ये कंपनी मिलीभगत हो सकती है और क्या एकदम मिलीभगत है। ये कौन सा, अभी हम आपको एक बहुत बड़ा घटना बताते हैं। अभी डायरेक्टर HR का इंटरव्यू हुआ, उसमें सीवीओ ने गलत रिपोर्ट दिया। अच्छा। हमारे यहाँ एक मेडिकल फैसिलिटी होता है। कब की घटना है सर? अभी मोस्ट रिसेंट श्री AK तिवारी हमारे चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं जी, उन्होंने गलत रिपोर्ट दिया मिनिस्ट्री को। अच्छा। और हमने उस पर 6 पन्ने का चिट्ठी मिनिस्ट्री को लिख करके दिया जी, और उस चिट्ठी पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, और वो डायरेक्टर HR बन गया। डायरेक्टर HR हिंदुस्तान पेट्रोलियम का गवर्नमेंट नॉमिनी बन गया। वो तो सरकार जो करप्ट आदमी है, जी, जी। जिसकी जो दूसरे अधिकारी दूसरे एम्प्लॉयज़ को वो चार्जशीट देता है इसी के लिए कि भाई हम, मेरी सर्टेन इनकम है, मेरे पेरेंट की इनकम है जी। हमारे पेरेंट इस पर्टिकुलर इनकम के बाद एंटाइटल नहीं है मेडिकल फैसिलिटी के लिए जी, हम अपने नहीं दे सकते हैं। बट उस अधिकारी ने लिया और सीवीओ ने उसका गलत रिपोर्ट दिया, उसकी जांच CBI में हो। उस अधिकारी का कंप्लेंट हम CBI से कर चुके हैं, लेकिन CBI उस पर कोई एक्शन नहीं ली है। CBI के अधिकारी हमसे बात किए, इन्वेस्टिगेशन वाले जी, यहाँ ये इस पे आप दीजिए। हमने CBI को बताया सब कुछ, उनके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं कि हाँ इस तरह की बात है, ये चीज़ है,
हमने पॉलिसी दी और उस अधिकारी के लिए कंपनी ने पूरी पॉलिसी बदल डाली। आप भारत सरकार से ज़्यादा पॉलिसी बदल सकते हो, भारत सरकार से इंटरटेनमेंट से ज़्यादा आप कर सकते हो जब आप उसके नीचे हो जी। इन सब को ताक पे रख दिया गया। सिर्फ उस अधिकारी को और जो बड़े बड़े अधिकारी जो इस घोटाले में मिले हैं उन सब लोगों की अगेंस्ट इंक्वायरी होकर उनको सस्पेंड करके और तब इंक्वायरी सीबीआई से करानी चाहिए और उनसे सब रिकवर करना चाहिए। क्योंकि छोटे छोटे लोगों से कंपनी ने, इसी अधिकारी ने जो आज पैसा ले रहा है, इसी के कहने पर, इसी के इस पे, लेकिन सर ये सुनिए अभी हम बता रहे क्या कि उस अधिकारी जो छोटे लोग हैं, वर्कर हैं, जनरल वर्कर हैं, चाहे क्लरिकल स्टाफ हैं, उनसे 20-20, 22-22 लाख रुपए रिकवर किए गए। अच्छा। कि तुमने अपने माता पिता के नाम में गलत पैसे लिए हैं, तो उससे क्यों नहीं रिकवर किया जा रहा है? जबकि हमने पूरा डिटेल दिया है। उसके बावजूद जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर है मिस्टर ए के तिवारी, उसको बचाने के लिए झूठी रिपोर्ट दिया, क्योंकि उसको मालूम है अगर झूठी रिपोर्ट नहीं देंगे तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाले उसको बाहर की चीज़ें बंद कर देंगे फालतू जी। तो ये ब्राइब नहीं है। आपने ब्राइब के बदले में गलत आदमी को सपोर्ट किया है। गलत रिपोर्ट मंत्रालय को, क्या प्रधानमंत्री कार्यालय को दिया गया है, पार्लियामेंट को गलत रिपोर्ट दिया गया है। तो सर ये तो आप बोल रहे हैं कि कागज है मैडम, हम दिखा देंगे सारा कागज आपके पास है। हम आपसे बात करने के लिए तभी हमने आपको स्टूडियो में बुलाया। आप बोल रहे हैं कि आपने हर जगह लेटर दिया है, सरकार को भी पता है। जब सरकार दूसरे घोटाले उजागर कर रही है, जब दूसरी सरकारों में जो घोटाले हुए हैं उन्हें उजागर करके बार बार जब सामने ला रही है, लेकिन जब उन्हीं के सामने, उन्हीं के ही नाकों के नीचे इतने बड़े घोटाले जब हो रहे हैं तो उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? और आप भी यही कह रहे हैं कि जो ऑफिसर्स हैं उन्हें सस्पेंड करके उन पे सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये आप कह रहे हैं। आपने कंप्लेंट्स भी दी है, लेकिन उसका एक्शन होता हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एक्शन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, न दिखाई देगा। अगर ये छोटा अधिकारी होता तब तक शायद वो टर्मिनेट हो गया होता कंपनी से जी। लेकिन चूंकि बड़े लोग हैं, यही पॉलिसी बनाते हैं और ये पॉलिसी का उल्लंघन करते हुए भी ये बच जाते हैं, इनको बचाया जाता है। तो क्या सरकार और सारे मैनेज मान सकते हैं कि सरकार के अगर मंत्रालय, आपको क्या बोले, मंत्रालय के लोग नहीं एक्शन लेंगे, हम कितना चीज आपको दें जी। एक मंत्री, एक अधिकारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, हम उनका नाम ले रहे हैं, संदीप पांड्रिक जी थे पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम के जी। जो हमारे बोर्ड में भी थे। उनकी पत्नी जाती हैं, 2018 की घटना है, जो मेल है उसकी कॉपी भी हम आपको दे देंगे। हमारे अधिकारी को बोला जाता है कि वो जा रही है, उसके लिए प्रोटोकॉल ऑफिसर और गाड़ी की अरेंजमेंट की जाए। अच्छा। हमारा अधिकारी, हमारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो कोऑर्डिनेशन ऑफिस है, दिल्ली कोऑर्डिनेशन ऑफिस, वहां से वो दूसरे अधिकारी को चिट्ठी लिखता है कि भाई उनकी वाइफ अपर्णा पांड्रिक सर्टन 18 तारीख को गतिमान एक्सप्रेस से ग्वालियर पहुंचेंगी, उसके लिए प्रोटोकॉल ऑफिसर और गाड़ी रखना। क्या वो अधिकारी है? क्या अधिकारी की वाइफ एंटाइटल्ड है? बिल्कुल है एंटाइटल्ड नहीं। उनकी वाइफ एंटाइटल्ड नहीं है प्रोटोकॉल ऑफिसर और गाड़ी के लिए। उनको क्यों दिया गया? और ये ऑफिशियल मेल भेजा जाता है। उसके अलावा 19 लाख एक साल में 9,45,000 और एक साल 9,37,000 ये किसको दिया गया? ड्राई फ्रूट हमारे चेयरमैन ऑफिस से किसको दिया गया? बताएं, वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन उन्होंने दिया कि इतना खर्च दिए किसको? मोदी जी का तो साफ कहना है कि पब्लिक सेक्टर से कोई भी आदमी हॉस्पिटैलिटी नहीं लेगा, लेकिन उनको दिया जा रहा है। तो आप गाड़ी बता रहे हैं, आप गाड़ियों का देखिए कि कितनी गाड़ियां मांगकर वो लोग लेते हैं मंत्रालय के लोग। हम तो ओपनली आज बोल रहे हैं, हम ओपनली बोल रहे हैं कि मंत्रालय, इनकी गाड़ियों जितनी जाती हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ONGC, इनसे गाड़ियों की डिटेल मांगकर पूछिए गाड़ी किसको दिया गया। आपको तब फैक्ट पता चले गाड़ी उनके घर वाले घूम रहे हैं उनके लिए दिया जाता है, तो उसके लिए दिया जाता है और उस पर हमारे अधिकारियों से साइन लिया जाता है। अधिकारी कहाँ जाता है? जो वो गाड़ी खुद ले रहा है, गाड़ी खुद चला रहा है, उसको गाड़ी का भत्ता मिल रहा है, तो फिर वो सरकारी गाड़ी क्यों ले रहा है? बिल्कुल, हाँ, है ना। अगर हमको 14,000 रुपया मिलता है गाड़ी का और फिर हम सरकारी गाड़ी लेकर क्यों लोकल घूमेंगे? सरकारी लोगों को फैमिली के साथ दिल्ली से लद्दाख घुमाया जाता है जी। क्यों? उसके साथ एक अधिकारी अपनी पत्नी को भी लेकर जाता है सरकारी कंपनी के खर्चे में। क्यों भाई? पब्लिक मनी है, तुम्हारा घर का पैसा नहीं है कि तुम जैसे भी चाहोगे वैसे लुटाओगे। लेकिन सर ये चीज तो सालों से चली आ रही है, तो ये बदलेगी कैसे? सरकारें बदल रही हैं लेकिन रूल्स नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि उन पर एक्शन नहीं हो रहा है। रूल देखिए, सरकार ने पूरा रूल बना रखा है, लेकिन जब उनके अधिकारी ही अमल नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? नहीं,
अब हम फैसिलिटी ले लिया आपसे, हम आपका छोड़ दिया, आपका कंप्लेंट हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। अभी के शेट्टी कैसे डायरेक्टर बन गया? उसने तो गलत एफिडेविट दिया, इसने एक कंप्लेनेंट है उसमें गलत एफिडेविट का, उसने कंप्लेंट लिखा, इन स्पाइट ऑफ उस कंप्लेंट के बावजूद उसको मतलब दिया गया, उसका मतलब उसको अपॉइंट किया गया। क्या मंत्रालय के लोगों को नहीं मालूम है कि उसके पास जाता है तो सब कुछ दिया हुआ है मैडम, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो नहीं चीज किया गया है। आपको हमने बोला बिजनेस एक्सपेंस सारे लोग लेते हैं, अधिकारी किस लिए लेते हैं भाई? बिजनेस एक्सपेंस का मतलब क्या है? बिजनेस डील में जाइएगा तब ना। लेकिन कौन सा गया बताओ कि तुम किससे मिले? एक ऑफिस में बैठा हुआ आदमी जिसको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, उसको क्यों मिल रहा है? मतलब इसका मतलब ये चीज़ को शायद ऑडिट ने, गवर्नमेंट ऑडिट ने भी पूछा है, सॉरी, लेकिन इस पर सब लोग साइलेंट है। मैम कितना इन्वेस्टिगेट बताएं, कितने चीज़ बताएं, एक चीज़ नहीं बताने के लिए। पानी का घोटाला हुआ, उस केस में क्या हुआ? पानी का आपको ब्रांड नेम जब तक नहीं मिलता है तब तक आप लॉन्च कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिना ब्रांड के तो कोई पानी लॉन्च ही नहीं हो सकता। बिना ब्रांड के लॉन्च कर दिए। मेरे पास वो ब्रांड जहाँ से इनको ब्रांड अप्रूव्ड होता है वहाँ तो लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्शन है, तो तुमने लॉन्च कैसे किया? किन्होंने लॉन्च कर दिया? मुकेश सुराना, राकेश मिश्री, इनके नाम लिख के हम बोल रहे हैं, उस समय के चेयरमैन थे। एक आपको बड़ी चीज़ बताते हैं, लॉकडाउन में सारा चीज़ बंद है जी, सारा बंद है, होटल बंद है, क्लब बंद है, फिर भी इन्होंने लाखों लाख रुपए बिजनेस एक्सपेंस के रूप में लिए उस बीच के, उस पीरियड के। अच्छा, हमने आरटीआई मांगा, उन्होंने दिया लिख करके। अरे तू कहाँ लेकर गए बिजनेस एक्सपेंस का पैसा? कहाँ गया? तुमने लूटा है, तुमने गलत डिक्लेरेशन देकर पैसे लिए। बिजनेस, होटल बंद, क्लब बंद, कहाँ खाने गए? क्या खरीदे? किसको दिए? लोग मिलता जुलता किसी से नहीं था, कहीं किसी आता नहीं था, ऑफिस रेगुलर नहीं चल रहा है, तो कौन सा बिजनेस एक्सपेंस का पैसा? गरीब की मदद कर दी होगी, तो अलग है उसका फंड जी, उसका फंड हमारे यहाँ सीएसआर के अंदर अलग है जी। बिजनेस एक्सपेंस तो आप अपने लिए खर्च करते हैं। आप उनसे अगर उनसे दिखा जाए कि तुम लॉकडाउन पीरियड में कैसे लिए, हमने ये चीज़ लिखा। अच्छा। हम इनकम टैक्स को दिए लिख करके, उसकी भी कॉपी हम आपको देंगे जी। हम पहले एक कमिश्नर के यहाँ लेकर गए थे, चीफ कमिश्नर के यहाँ, तो उन्होंने लेने से रिफ्यूज़ कर दिया। बोले आप ले तो लो, बोले हम नहीं लेते हैं। उसकी कंप्लेंट हम चेयरमैन सीबीडीटी को किए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वहाँ से भी आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। साल हो गया हमको दिए हुए, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। हमारे ऐसे कॉमन लोगों को इनकम टैक्स की नोटिस भी आएगी, हम परेशान हैं, हमको किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। तो सर इतने टाइम से आप संघर्ष कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लड़ रहे हैं, थके नहीं अभी तक? नहीं, जब तक सांस तब तक आस। जी, आपको लग रहा है कि आस कैसे, मतलब कहीं ना कहीं आप 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई है और इतने घोटाले आपने बता दिए हैं, तो अब उम्मीद कहाँ के 2024 में अगर सरकार चेंज होती है तो लगता है कि शायद यही अगर आप लोग के माध्यम से अगर ये सही जगह पहुंच जाए। देखिए, अगर ये बात मोदी जी या अमित शाह जी तक पहुंच जाए या सही जगह में पहुंच जाए तो एक्शन जरूर होगा, हमको इतना विश्वास है। अच्छा, मतलब और अभी भी जो मौजूदा सरकार है उसके जो प्रधानमंत्री हैं उनसे आपको उम्मीद है? हाँ, आपका ये भी मानना है कि शायद उन तक ये बात नहीं पहुंची है, जो अधिकारी हैं exactly. वो पहुंचने नहीं दे रहे हैं एग्जैक्टली जी। अगर वहां तक ये बात पहुंच जाए आप लोग के माध्यम से जी, तो इस देश का बहुत बड़ा कल्याण होगा। एक एक्शन से बाकी लोग भी सुधरेंगे, बाकी दूसरे कंपनीज भी सुधरेगी। जहां लाखों लाख मतलब करोड़ों में जो गलत खर्च जाता है जी, वो करोड़ों खर्च सही जगह इस्तेमाल होगा। देश का पैसा, पब्लिक का पैसा रहेगा, कंपनी प्रॉफिट में आएगी, सरकार प्रॉफिट में आएगी, सरकार को और पैसा मिलेगा उन चीज़ों से जिसको सरकार अच्छे प्रोजेक्ट्स में खर्च कर सकती है। उन्हीं पैसों को सरकार बोल सकती है इन कंपनीज को कि इस जगह पे लगाओ, यहाँ स्कूल बनवाओ, वहाँ हॉस्पिटल बनवाओ, ये सब काम तो कर सकती है गरीबों के लिए। गरीबों के को हम बहुत ढंग से मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो भी चीज़ हो रहा था, हमने CSR में भी रह कर देखे कि पैसा कैसे लोगों को दिया जाता है। बड़े बड़े लोगों को पैसा दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। हमने क्वेश्चन किया, हमको निकाल दिया CSR से। अच्छा, यानी कि सवाल भी जो है वो नहीं कर सकते हैं। ये
जैसे हम कोई लड़ाई लड़ते हैं, हम बहुत लंबे समय से किसी चीज़ को लेकर आ रहे हैं, किसी चीज़ को सरकार के सामने रखना चाह रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि उसका जो स्कैम हो रहा है उसका वो सामने आए और जो जनता का पैसा जो अधिकारी खा रहे हैं वो ऐसा ना हो और उसका फायदा, उन पैसों का फायदा जनता को ही वापस मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सर काफ़ी सालों से, दिनों से नहीं, महीनों से नहीं, सालों से संघर्ष कर रहे हैं और इतना ही नहीं, सर की पर्सनल लाइफ में भी इस दौरान काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। उसके बावजूद भी सर ने कभी हार नहीं मानी है और लड़ते रहे हैं उस ड्यूरेशन पीरियड के टाइम भी। तो थोड़ा सा सर की पर्सनल लाइफ में चलते हैं और सर से थोड़ा सा बात करते हैं। सर, हमने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आपकी फैमिली में आए थे, खाने पीने को लेके, रहने को लेकर। हाँ, लेकिन उस दौरान भी आप पेपर जो है वो इकट्ठे कर रहे थे कि नहीं, अगर मैं छोड़ दूंगा तो जो लाखों की जनता है उनका जो नुकसान हो रहा है, उनके पैसे का जो नुकसान हो रहा है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा उसको बढ़ावा मिलेगा। मैम, एक गाना पहले आता था, हम होंगे कामयाब जी, एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। जरूर, अगर ये सही जगह में पहुंच जाएगा आपके माध्यम से जी, तो इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। हाँ, हमने बहुत संघर्ष किए, कोई बात नहीं है, संघर्ष तो जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बोलते हैं हमारे लिए एक एक्टिविटी है और हमको अच्छा लगता है कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, देश के लिए। हर आदमी फ्रंट पे जाके नहीं लड़ सकता है, लेकिन हम किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ योगदान अपने देश को इस रूप में, इस संघर्ष के रूप में दे सकते हैं और हम दे रहे हैं, देते रहेंगे। जब तक सांस है तब तक आस है। सर, लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कहा यह भी जाता है कि कई बार हक जब हम मांगते हैं तो वो मिलता नहीं है और छीनना पड़ता है। लेकिन सर, एक आम नागरिक होने के नाते जब आपको ये पता चला कि ये स्कैम हो रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है, आपके पास पूरे पेपर्स हैं, सब कुछ है, तो आपने कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया? मैम देखिए, हमारा एक प्रोसेस होता है जी। हम पहले अपने चेयरमैन को लिखे, सीवीओ को लिखे, चीफ विजिलेंस ऑफिसर को लिखे जी। उनके बाद मंत्रालय को भेजे, सीवीसी को भेजे, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया, सीबीआई को भेजे, सब जगह तो आप भेज चुके हैं। हाँ, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया। आप बोलते हैं कोर्ट का, हम कोर्ट में जाएंगे, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि हम कोर्ट में लड़ाई लड़ सकें, क्योंकि अपनी लड़ाई में मेरी सारा पैसा खर्च हो चुका है। अब मेरे पास अपना पैसा खर्च करके इतनी बड़ी लड़ाई कोर्ट में जाना, क्योंकि HPCL वगैरह इनका अपना पैसा तो है नहीं, ये लाखों के वकील खड़ा कर देंगे जिसके सामने उनकी जिनका फेस वैल्यू होगा। हमारे वकील को सुनवाई नहीं होगी और मेरे कागज़ को डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। इसलिए हमने कोर्ट का बहुत सोच समझकर कोर्ट में नहीं गए। ठीक है, आज लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, देखते हैं। जब आदमी अकेला चलता है, धीरे धीरे लोग जुड़ते जाते हैं। अब काफ़ी लोग हमसे जुड़े, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमको देते हैं जी। उन इन्फॉर्मेशंस को हम शेयर करते हैं, हम उस पर कंप्लेंट लिखते हैं, हमको थ्रेट भी आता है, लोग धमकाते भी हैं। अच्छा। कंपनी हमको सस्पेंड भी कर रखी थी और सस्पेंशन 6 महीने में सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था मेरा इंक्वायरी, वो भी नहीं हुआ जी। कि कोई नहीं चाहता है कि ये इसको हम इतना परेशान करते रहे कि ये सब लिखना बंद कर दे, लेकिन हम लिखना बंद नहीं करेंगे। कंपनी हमारा बहुत पैसा रोक कर रखी है, कंपनी हमको बहुत परेशान कर रही है, मेंटली बहुत टॉर्चर कर रही है जिस ढंग से करना चाहती है। लेकिन मेरे पास हमारी माता का जो देवी दुर्गा है उनका बहुत आशीर्वाद है, उनकी शक्ति है कि हम डटे हैं, हम फाइट कर रहे हैं और फाइट करते रहेंगे। हम किसी से डरे नहीं हैं, न विचलित हुए हैं। धमकी बहुत मिला, बहुत रूप में मिला। आप एक फैमिली वाले हैं और थ्रेड मिलना तो कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से कभी ऐसा, फैमिली की तरफ से ऐसा कुछ आप पे प्रेशर कि नहीं आप छोड़ दीजिए, धमकी मिल रही है, कुछ गलत नहीं? फैमिली सपोर्ट मिला है आपको? मिला है सपोर्ट, बहुत सपोर्ट मिला है जी। देखिए, एक हम विश्वास करते हैं कि जाको राके साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होई जी। तो जिस दिन ऊपर वाले का होगा कि हाँ जिस दिन मेरा दिन खत्म हो जाएगा उस दिन खत्म हो जाएंगे, नहीं तो यहाँ तो लोग प्लेन क्रैश में भी बच जाता है, गोली लगने से भी बच जाता है और कोई आदमी सीढ़ी से गिरकर भी मर जाता है। जी जी बिल्कुल।
ठीक है ना। तो बस ठीक है, तो ऊपर वाले का आस है, भरोसा है, और आप लोग के माध्यम से हमको पूरा उम्मीद है जी कि ये बात सही जगह तक जाएगी, सही लोगों तक जाएगी, जनता तक जाएगी, और इसका हमको एक न एक दिन परिणाम ज़रूर मिलेगा और हम ज़रूर कामयाब होंगे। ये तो हमारा मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। सर, एक आखिरी सवाल यही है कि क्या और भी है स्कैम? मैम कितना बताएं, सारा स्कैम है, और जितने मेरे कंप्लेंट्स हैं जी, जो भी चीज़ है, कुछ कुल संख्या 20, 25, 100 बहुत है। कितना बोलेंगे मैम? कुछ मतलब राउंड फिगर अगर हम लें 20, 25, 100, 200, 500, 1000 कितने करीब हो सकते हैं? 50-60 तो होगा ही कंप्लेंट जो हम किए हैं। जी, और यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से ये जो मेरा कंप्लेंट है, जो मेरा इतना दिन का जो संघर्ष है, जी, ये प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो कि करप्शन के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, अकेले वो सिंगल हैंडेडली फाइट कर रहे हैं, अगर उन तक जाए तो इसका ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। और हमको उन पर पूरा विश्वास है कि एक दिन उनके पास आने से वो ज़रूर इस चीज़ का जो हमारा कंप्लेंट्स है उसके ऊपर वो इसका ज़रूर संज्ञान लेंगे और इसकी इंक्वायरी के आदेश देंगे, जिससे जो करप्ट लोग हैं वो मतलब उनके ऊपर एक्शन हो, और दूसरे जो करप्शन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जिनके कंप्लेंट्स नहीं हुए हैं, उनमें डर पैदा हो, और करप्शन धीरे धीरे इसी रूप में समाप्त होगा, नहीं तो करप्शन कभी समाप्त नहीं होगा। जी, यानी कि जो करप्शन कर रहे हैं और जो करप्शन करने की सोच रहे हैं उन पे शिकंजा जो है वो कसा जाए। सर का सीधे तौर पर यही कहना है। तमाम घोटाले, तमाम स्कैम आज सर ने हमें यहाँ पर बता दिए हैं, और उम्मीद अभी भी कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज भी उन्हें यह उम्मीद है कि उनकी सरकार में या उनके अंदर आने वाले जो मंत्रालय हैं उनके अंदर जिस तरीके से स्कैम हो रहे हैं लगातार, उन पर किसी न किसी तरीके से शिकंजा जो है वो कसा जाए। और इसी के साथ ही तमाम चीजें जिस तरीके से निकल के आई हैं, आप आज इंटरव्यू में खुद देख चुके हैं। यहाँ पर मेरे सामने एक पूरी तकरीबन 500 पेजों की पूरी एक फाइल मेरे सामने रखी हुई है, जिनमें तमाम कंप्लेंट्स, तमाम एप्लीकेशंस, तमाम मंत्रालयों को लिखी गई कंप्लेंट्स हैं, तमाम मेल्स हैं, सब कुछ सबूतों के साथ यहाँ पर आज सर ने हमें दिखाया है। और स्क्रीन पे भी हम बातों के साथ साथ आपको तमाम सबूत भी जो है वो स्क्रीन पर दिखाते हुए आए हैं। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है, हमने सवाल ये भी किया कि जब इतनी जगह कंप्लेंट की गई, इतनी जगह आपने नोटिस दिया, मेल किया, सभी मंत्रालयों को जिताया गया, तो कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया गया? एक आम नागरिक हैं उदय शंकर जी, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फैमिली की कंडीशन वो नहीं है, पैसे नहीं खर्च कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद अभी भी कायम है। उम्र हो चुकी है लेकिन संघर्ष करना अभी तक नहीं छोड़ा है। साथ ही बहुत सी अच्छी बातें भी आज सर ने हमें बताई हैं। तो आप अगर ये वीडियो के माध्यम से अगर आपको ये स्कैम, ये चीजें समझ में आ रही हैं और आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, तो आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही ये जो स्कैम है ये जनता के पैसे से, जनता जो पैसे टैक्स के रूप में देती है उसको लेकर हो रहा है। जनता के पैसे खराब ना हो, उनका सही यूज हो, सही जगह इस्तेमाल हो और उनका फायदा जनता को ही वापस मिले, इसकी आशा हम कर सकते हैं। इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे, हम सिर्फ उम्मीद ही लगा सकते हैं। और साथ ही जिन अधिकारियों के नाम आज उजागर यहाँ पर हुए हैं सबूतों के साथ, उन पर भी जो है वो एक्शन लिया जाए। मांग की गई है सर की तरफ से कि सीबीआई की जांच उन अधिकारियों पर हो, ताकि और जितने, हालांकि सर ने जो हमें बताए हैं, उदय शंकर जी ने जो हमें बताए हैं, वो बड़े बड़े स्तर के स्कैम बताए हैं। छोटे स्तर पर कितने स्कैम हो रहे हैं इसकी तो गिनती हम लगा ही नहीं सकते हैं। तो आप इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय आप इस मुद्दे पर रखते हैं? अगर इस कंपनी से अगर आप जुड़े हैं तो आपकी कंपनी में किस तरीके के स्कैम हो रहे हैं, या अगर आप भी कुछ जानकारी हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। हम आपसे भी जुड़ेंगे, आपकी भी राय लेंगे, और साथ ही ये तमाम और आशा करेंगे कि ये वीडियो जहां तक उम्मीद है प्रधानमंत्री तक पहुंचे और इन पर एक्शन लिया जाए। और जब तक सांस है तब तक आस है, सर का कहना है, उम्मीद अभी भी बरकरार है, हम होंगे कामयाब के गाने के साथ सर ने बहुत बड़ी उम्मीद आज जताई है।
तो इस पूरी वीडियो में आप देख चुके हैं किस तरीके के स्कैम की बात की गई है। आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए अखंड भारत टीवी के साथ। मैं निशा, धन्यवाद।